हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द रेड सी डाइविंग रिसॉर्ट और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1979 की घटना बताई जाती है, जब इथोपिया में नया रूलर आया था और उसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके देश में मौजूद रेबेल लोगों को सेना द्वारा मरवाना शुरू कर दिया था। सेना के लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को ढूंढ कर मार रहे थे और उनके घरों को जला रहे थे। आगे हमें कहानी में काबेट बिमरो नाम के आदमी को बताया जाता है, जो कि इथोपिया में ही एक जूइश विलेज में रहा करता था। काबेट को पता चल चुका था कि उसके गाँव पर भी जल्दी सरकार के लोगों द्वारा हमला किया जाना है, इसलिए वो भी सब लोगों को वहां से ले जाने की तैयारी कर रहा था। घर में मौजूद सभी लोग सामान पैक करके घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकर घर में मौजूद लेडी को बताती है, मैंने सभी और ढूंढा पर छोटा भाई कहीं नहीं मिल रहा। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी का छोटा बेटा गन्ने के खेत में खेल रहा था। तभी कबेट के पास एक आदमी आकर कबेट को बताता है, गाँव की तरफ कई सारी जीप आ रही है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग गाँव छोड़कर भागने लगते हैं और जिस लेडी का बच्चा खेत में खेल रहा था उसे भी मजबूरन जाना पड़ता है। इथोपिया में मौजूद हर नागरिक को जान का खतरा था, पर इथोपिया में मौजूद जूइश लोगों को बाहर से मदद मिल रही थी। कबेट ने भी इजराइल जूइश साथियों से मदद मांगी हुई थी। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि पास ही जंगल में एक जीप खड़ी थी, जिसमें दो यहूदी युवक सभी का वेट कर रहे थे। इसमें से एक आदमी का नाम आरी लेविंसन था और दूसरे आदमी का नाम सैमी था। सैमी आरी से कहता है, वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? आरी कहता है, तुम थोड़ा सब्र रखो, वो लोग आते ही होंगे। तभी वहाँ पर काबेट अपने गांव वालों के साथ आ जाता है। आरी काबेट से पूछता है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तब काबेट कहता है, गांव में एक बच्चा छूट गया। तब आरी और सैमी सभी लोगों को गाड़ी में बैठने को कहते हैं और गांव की तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगी थी। ये देखकर आरी गांव की तरफ दौड़ता है उस बच्चे को बचाने के लिए। वो बच्चा खेतों से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने रेबेल्स की जीप आ जाती है और उनमें से एक आदमी उस बच्चे को देखकर उसे गोली मारने वाला होता है। उसी वक्त आरी उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। तब रेबेल लोग खेतों में आरी और उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। आरी उस बच्चे के साथ खेतों के बीच में छिपा होता है। तब आरी मौका पाकर रेबेल लोगों की जीप तक पहुंच जाता है और जीप में से एक डब्बा निकालकर उसे आगे रखता है और उस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वो गाड़ी खेतों के बीच से होती हुई तेजी से भागने लगती है। तब सभी रेबेल लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वो गाड़ी भागते हुए वहीं बने एक झोपड़े में घुस जाती है। रेबेल लोग उस गाड़ी के पास आकर देखते हैं तो उसके एक्सीलेटर पर डब्बा रखा हुआ था, जिसके कारण वो गाड़ी तेजी से भाग रही थी। मौका पाकर आरी उस बच्चे को लेकर वहां से निकल चुका था। आगे आरी और सामी सभी गांव वालों के साथ वहां से निकल चुके थे। उस इलाके से बाहर निकलकर सभी उस गाड़ी से उतर जाते हैं और आरी उस गाड़ी में आग लगा देता है और वहां से वो सभी लोग आगे पैदल जाने लगते हैं। आगे सामी और आरी सभी को नदी क्रॉस करवा रहे होते हैं। आगे उन सभी को चलते चलते रात हो जाती है और वो सूडान देश के गेडारिफ रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। आरी और सैमी उन सभी अफ्रीकन जूइश लोगों को एक कैंप में ठहराते हैं और उनके लिए कुछ बेसिक जरूरतों की चीजों को छोड़कर रात के समय में चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसी वक्त वहां पर सूडानियन पुलिस के लोग आ जाते हैं और वो आरी और सैमी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अगली सुबह आरी और सैमी के साथ कबेट भी जेल में होता है और कबेट उन दोनों को बताता है, पुलिस हम दोनों को स्मगलर समझ रही थी, इसलिए उन्होंने हमें पकड़ लिया। आगे आरी, सैमी और कबेट को जेल से छुड़वा दिया जाता है। जब वो तीनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं बाहर एक अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाला आदमी वॉल्टन आया होता है। आरी वॉल्टन को देखकर पूछता है, तुमने हमें क्यों छुड़ाया? वॉल्टन कहता है, मेरी एम्बेसी में लंदन से फोन आया था कि उनके दो नागरिक सूडान की जेल में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें छुड़ाने आया और तुम्हारे लिए कुछ सामान भी लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम दोनों को यहाँ से सीधा लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी है। वॉल्टन असल में कोड भाषा में बात कर रहा होता है, क्योंकि आरी इथोपिया में गाय थॉमस नाम के ब्रिटिश पासपोर्ट पर आया था और वॉल्टन भी किसी एम्बेसी में काम करने वाला आदमी नहीं होता, बल्कि वो CIA में होता है। आगे आरी काबेट को ध्यान रखने का बोलकर फ्लाइट के लिए निकल जाता है और एक दूसरी फ्लाइट लेकर आरी और सामी इजराइल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सैमी आरी से कहता है, अब मैं और मिशन पर नहीं जाना चाहता, मैं इजराइल में ही रहकर अपने क्लिनिक पर काम करूंगा। तुम मिशन पर बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हो और एक दिन तुम्हारा लक साथ नहीं देगा। ऐसा कहकर सैमी आरी को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। आरी एयरपोर्ट से सीधा अपने ऑफिस मोसाद हेडक्वार्टर पहुंचता है और अपने बॉस इथन के चैम्बर में जाता है। आरी इथन से कहता है, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? मैं वहां पर काम कर रहा था।
ईथन कहता है तुम वहाँ पर काम करने के चक्कर में अरेस्ट हो चुके थे और तुम्हें बचाने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया। आखिर तुम सोच क्या रहे थे कि तुम सूडान जैसी दुश्मन मुस्लिम कंट्री में अफ्रीकन ज्यूइश लोगों को छुपाने के लिए ले गए। आरी कहता है यह आइडिया बहुत ही सेफ था क्योंकि अफ्रीकन ज्यूइश लोग सूडान के रिफ्यूजी कैंप में बहुत ही सेफ रहेंगे। ईथन कहता है लेकिन अब तुम उन्हें सूडान से जेरूसलम कैसे लेकर आओगे? आरी कहता है मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं। तब ईथन कहता है बेहतर होगा तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाओ और फैमिली के साथ समय बिताओ। आरी वापस अपने घर पर पहुंचता है तो वो उसके घर पर अकेला होता है। वहां पर उसकी वाइफ ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा होता है, मैं अपनी बेटी माया को अपने साथ अपने पिता के घर पर ले जा रही हूँ। मैंने घर पर डिवोर्स के पेपर रख दिए हैं तुम्हारी साइन के लिए। आरी अगले दिन अपने मोसाद के ऑफिस में काम कर रहा होता है। आरी सूडान के नक्शे को देख रहा होता है और उसे देखते ही देखते उसके दिमाग में कोई प्लान आता है। तब आरी सूडान टूरिज्म मिनिस्ट्री में कांटेक्ट करता है और जब उसे उनकी तरफ से जवाब मिल जाता है तो आरी एक्साइटमेंट में अपना प्लान सुनाने ईथन के घर पर सुबह 4 बजे पहुंचता है। ईथन आरी का प्लान सुनता है और फिर वो उसे मोसाद के डायरेक्टर बारेक से मिलाता है। आरी बारेक को भी अपना पूरा प्लान बताता है। आरी कहता है इथोपिया में इस वक्त सिविल वॉर चल रहा है, वहां पर इजराइल को अपना प्लेन उतारने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मेरे प्लान के अनुसार हम अफ्रीकी यहूदी लोगों को बस समुद्र के रास्ते ही जेरूसलम तक ला सकते हैं। बारेक कहता है लेकिन इथोपिया तो लैंड लॉक कंट्री है, वहां तो कोई भी समुद्री बीच नहीं है। आरी कहता है इसलिए हम सूडान की सीमा से अफ्रीकन जूस लोगों को समुद्र के रास्ते यहाँ पर लेकर आएंगे। सूडान का नाम सुनते ही बारेक हैरान हो जाता है क्योंकि वो इजराइल का दुश्मन देश था। तब आरी बारेक को अपना पूरा प्लान बताता है कि वो यहूदी लोगों को इथोपिया से सूडान के रिफ्यूजी कैंप तक लाएंगे और सूडान से इजरायली शिप के जरिए वो जेरूसलम आ जाएंगे। तब आरी बारेक को एक पेपर दिखाते हुए कहता है सूडान के बीच के किनारे एक इटालियन रेड सी डाइविंग रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट को इटालियन मैनेजमेंट पहले ही छोड़कर जा चुकी है और अब सूडान टूरिज्म मिनिस्ट्री इस रेड सी डाइविंग रिसोर्ट को लीज पर देना चाहती है। अगर हम उस रिसोर्ट को लीज पर ले ले तो हम उसकी आड़ में अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तब बारेक डिफेंस मिनिस्टर को भी अपने ऑफिस में बुला लेता है और वो भी आरी का पूरा प्लान सुनता है और फाइनली वो डिसीजन ले लेता है कि वो उस रिसोर्ट को लीज पर लेंगे। मूवी के अगले सीन में आरी अपनी बेटी माया के साथ होता है। तब आरी देखता है कि उसकी बेटी ने एक ड्राइंग बनाई है पर उस ड्राइंग में उसने अपने पिता की ड्राइंग नहीं बनाई। तब आरी माया से पूछता है इसमें मैं कहाँ हूँ? तब माया कहती है जब मैंने ड्राइंग बनाई थी तब आप काम में बिजी थे। ये सुनकर आरी अपनी बेटी को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आरी एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा होता है। उस प्लेन में एक एयर होस्टेस होती है जो कि मोसाद एजेंट होती है और उस एयर होस्टेस का नाम रेचल होता है। रेचल आरी को देखकर तुरंत समझ जाती है कि वो किसी मिशन के चक्कर में यहाँ आया है। आरी रेचल को बताता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। ये सुनकर रेचल भी आरी के इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आरी एक दूसरे आइलैंड बेल्जी पर पहुंचता है। वहां वो अपने दूसरे साथी मोसाद एजेंट से मिलने गया होता है। उस एजेंट का नाम जैक होता है जो कि एक ड्राइवर बनकर काम कर रहा होता है। जैक को भी इथोपियन यहूदी लोगों के बारे में पता होता है और फिर जब उसे पता चलता है कि आरी उन्हें बचाने का प्लान कर रहा है तो वो भी इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। आगे आरी एम्स्टर्डम जाता है जहां पर मैक्स नाम का मोसाद एजेंट रह रहा होता है और आरी मैक्स को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। उसके बाद आरी अपने आखिरी साथी को शामिल करने के लिए एक जगह पर पहुंचता है। वो जगह एक क्लिनिक होती है जहां पर आरी एक पेशेंट बनकर जाता है। जब वहां डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सैमी होता है। सैमी आरी के इस मिशन में शामिल होने से पहले बहुत मना करता है पर आरी का प्लान सुनने के बाद वो इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरी अपने चुने हुए चारों एजेंट को नए पासपोर्ट देता है। तब ईथन भी वहां पर मौजूद होता है और वो उन सभी से कहता है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मिशन के लिए मैंने अपने सारे रूल ब्रेक किए हैं, इसलिए हमारे पास आप लोगों के लिए कोई भी बैकअप प्लान नहीं होगा। यदि आप पकड़े जाते हो तो आप लोगों को क्रेन से लटकाकर फांसी दे दी जाएगी। आगे वो काचो खार्तून एयरपोर्ट सूडान पहुंचते हैं। मूवी के अगले सीन में आरी और रेचल सूडान के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और मिनिस्टर सूडान के रेड सी डाइविंग रिसोर्ट का ब्रोशर देखता है और कहता है हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि सूडान में टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म सूडान की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस रिसोर्ट का प्राइस 5 लाख US$ होगा। तब आरी कहता है लेकिन मैं तो $2.5 लाख ही लेकर आया हूँ, फोन पर आप $2.5 लाख में एग्री हुए थे। मिनिस्टर कहता है लेकिन इसका प्राइस तो हमेशा से ही $5 लाख था। तब आरी मिनिस्टर को $2.5 लाख देता है और $1 लाख रिश्वत देता है। ये देखकर मिनिस्टर थोड़ी देर चुप बैठता है और फिर वो कहता है तुम यहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ चुके हो, ये डील फाइनल हुई।
आगे आरी के साथ चारों मोसाद एजेंट अपना अपना सामान लेकर रेड सी रिसोर्ट पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं वो रिसोर्ट बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है और उस रिसोर्ट को मेंटेन भी करके नहीं रखा गया था। ये देखकर वो चारों अंदर जाते हैं और रिसोर्ट को अंदर से देखने लगते हैं और रेचल को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जो कि उसी हफ्ते आया हुआ था। तब आरी को भी वहाँ पर कुछ जले हुए सिगरेट के बट दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सभी समझ जाते हैं कि इस जगह पर कोई रह रहा है। तभी उस रूम से भागकर कोई बाहर जाता है तो आरी भी उसका पीछा करने लगता है। सभी लोग उस आदमी का पीछा करते हैं तो वो आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद थे। उन्हें देखकर आरी समझ जाता है कि वो वहाँ के लोकल लोग हैं और आरी अपने लोगों को कहता है ये इस होटल के एक स्टाफ होंगे। आरी लोकल स्टाफ से खुद को इंट्रोड्यूस करवा के कहता है अब हम इस रिसोर्ट के नए ऑनर हैं और ये रिसोर्ट हम ही चलाएंगे। रात को आरी गेडारिफ रिफ्यूजी कैंप में जाता है और वहाँ जाकर कबेड और इथोपियन यहूदी लोगों से मिलता है जिन्हें वो इथोपिया से बचा कर लेकर आया था। आरी वहाँ पर देखता है कि रिफ्यूजी कैंप में उन सभी की हालत काफी खराब थी। तभी उनमें से एक लेडी आरी से कहती है मैं इथोपिया में अपना सुंदर सा घर छोड़कर आई हूँ क्योंकि तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि तुम हमें वहाँ से निकाल कर जेरूसलम ले जाओगे। हमें इस कैंप में रहते हुए महीनों बीत चुके हैं। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुमने हमारे साथ ये क्या किया? तुमने हमें नर्क में लाके छोड़ दिया। मुझे नहीं पता तुम हमें यहाँ से कैसे निकालोगे, पर जो भी करो जल्दी करो। आरी वापस रेड सी रिसोर्ट में आता है और वो अपनी टीम से कहता है फ्राइडे मुस्लिम लोगों का पवित्र दिन होता है, इसलिए उस दिन हमें मिलिट्री यूनिफॉर्म में ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए फ्राइडे का दिन ही चुनना होगा और खासकर वो फ्राइडे वाला दिन जिस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा हो। तब रेचल कहती है 2 हफ्ते बाद ऐसा फ्राइडे आ रहा है। आरी कहता है तो हम 2 हफ्ते बाद ही फ्राइडे को अपना पहला मिशन पूरा करेंगे। आरी वहीं बैठे जैक से कहता है तुम नेवी से बोलो कि वो किसी भी हाल में 2 हफ्तों में यहाँ पर पहुँच जाए। मैंने कबेट को बोल दिया है तो वो यहाँ के लोगों से 2 ट्रक का इंतजाम कर देगा। जल्दी ट्रक यहाँ पर आ जाएंगे। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि ट्रक रिसोर्ट में आ चुके होते हैं और जैक उन ट्रक में रेडियो फिट कर रहा होता है। तभी इजरायली नेवी का एक शिप सूडान से 12 माइल की दूरी पर पहुंच चुका होता है और जैक उस नेवी शिप के कैप्टन से रेडियो के जरिए कांटेक्ट कर लेता है। जैक की तरफ से कंफर्मेशन मिल चुका होता है और रेचल सारे लोकल स्टाफ को छुट्टी पर भेज देती है। तब आरी वहां से निकलने के लिए तैयार होता है। तभी वो सब देखते हैं कि रिसोर्ट की तरफ एक बस आ रही होती है। जब वो बस पास में आती है तो वो लोग देखते हैं कि वो बस सूडान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बस है। उसमें बैठकर कई सारे जर्मन टूरिस्ट वहां पर आ गए थे। वो लोग वहां पर रेड सी डाइविंग रिसोर्ट के पैम्पलेट पढ़कर आए होते हैं। पहले आरी की टीम टूरिस्ट को वहां से वापस जाने के लिए कहती है, ये कहकर कि रिसोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर जब टूरिस्ट नहीं मानते तो फाइनली उन्हें टूरिस्ट को होटल में एंट्री देनी पड़ती है। तब सेमी आरी से कहता है तुम इन टूरिस्ट को किसी दूसरे होटल में क्यों नहीं भेज देते? आरी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों को टूरिज्म मिनिस्टर ने यहाँ पर भेजा है और अगर इन्हें वापस यहाँ से भेजा गया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। उसके बाद आरी की टीम सारे जर्मन गेस्ट को होटल में चेकिंग दे देती है। उसके बाद रात के समय आरी, सेमी, जैक और मैक्स 2 ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं रिफ्यूजी कैंप के लिए। रेचल रिसोर्ट में रुकती है और वो रेडियो से सबसे कांटेक्ट में रहती है। वो 2 ट्रक तय की हुई जगह पर पहुंचते तो उन्हें वहां पर कोई भी अफ्रीकन यहूदी नजर नहीं आता। तब वो लोग वहां पर इंतजार करने लगते हैं। तभी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ कबेट बाहर निकलता है और कबेट आरी को देखकर दौड़कर उसके पास आता है। आगे पत्थरों के पीछे से वहां छिपे सभी अफ्रीकन यहूदी बाहर निकल जाते हैं और आरी और उसकी टीम सभी को लेकर रिसोर्ट के लिए निकल जाती है। आगे ट्रक अंधेरे में वहां से जाने लगती है। तभी सेमी देखता है कि आगे रोड पर एक चेक पोस्ट था। यह देखकर सेमी आरी से कहता है आगे चेक पोस्ट है, उसका क्या करना है? आरी थोड़ी देर सोचता है और कहता है हम फुल स्पीड में ट्रक चलाकर यहाँ से ले जाएंगे। उस वक्त रेडियो से इथन और मोसाद के डायरेक्टर बारेक भी कांटेक्ट में होते हैं और वो सामी से उनकी पोजीशन जानना चाहते थे। तब आरी उनको कांटेक्ट से हटाने के लिए रेडियो को बंद कर देता है। सैमी को आरी का प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आगे आरी और सैमी का ट्रक फुल स्पीड में चलने लगता है और मैक्स और जैक का ट्रक भी तेजी से उनको फॉलो करता है। चेक पोस्ट पर बंदूक लिए जीप में कुछ लोग बैठे हुए थे। तब वो दोनों ट्रक तेजी से उन जीप को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। तब चेक पोस्ट पर मौजूद सेना के लोग ट्रक पर गोलियां चलाने लगते हैं पर वो दोनों ट्रक चेक पोस्ट तोड़ते हुए दूर निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद आरी फिर से रेडियो चालू कर देता है और मोसाद हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। हम अफ्रीकन यहूदी लोगों को लेकर पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। आगे वो लोग ट्रक लेकर तय के वो पॉइंट पर पहुंचते।
तब वहां पर इजरायली नौसेना की छोटी छोटी बोट्स पहुंच चुकी थी और नौसैनिक सभी अफ्रीकन यहूदियों को बोट में बैठाकर वहां से शिप की तरफ ले जाते हैं। आरी, सेमी, जेक और मैक्स खुशी से उन अफ्रीकन यहूदियों को बाय बोलते हैं। पहले मिशन की कामयाबी के बाद डिफेंस मिनिस्टर और बारेक भी मोसाद हेडक्वार्टर में खुशी मनाते हैं। अगली सुबह आरी रिसोर्ट में उठता है तो वो देखता है कि उनका रिसोर्ट किसी असली रिसोर्ट की तरह काम करने लगा है, जहां पर मैक्स गैस के लिए ताइची क्लासेस चला रहा था, वहीं रेचल और सेमी गैस के लिए लॉन्ड्री कर रहे थे। ये सब देखकर आरी जेक से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जेक कहता है, अभी 12 मिनट में मैं सारे गैस को डाइविंग क्लासेस के लिए पानी के अंदर ले जाने वाला हूँ। आगे गैस के साथ साथ आरी भी पानी के अंदर डाइविंग करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद आरी ऊपर आता है तो वो देखता है कि रिसोर्ट के अंदर आर्मी कर्नल अब्देल अपने आदमियों के साथ वहां पर आ चुका था। आरी पानी से बाहर आकर कर्नल से पूछता है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कर्नल कहता है, कल रात चेक पोस्ट पर एक हादसा हो गया था। 2 ट्रक हमारे चेक पोस्ट को तोड़कर भागे थे, इसलिए मैं आपका रिसोर्ट चेक करने आया हूँ कि यहाँ पर आप लोग सेफ हो या नहीं। और कर्नल आरी से कहता है, मेरे आदमियों ने उन ट्रक पर गोलियां चलाई थी, अगर ये वही ट्रक नहीं है तो इन पर गोलियों के निशान नहीं होंगे। कर्नल उस ट्रक के पीछे जाकर चेक करता है तो उसके पीछे सचमुच कोई भी गोलियों के निशान नहीं थे। कर्नल अब्देल को विश्वास हो जाता है कि ये ट्रक वो नहीं हो सकते, इसलिए वो वहां से चला जाता है। कर्नल अब्देल के जाने के बाद आरी की नजर जर्मन टूरिस्ट पर पड़ती है। तब आरी अपनी टीम से कहता है, अगर यहाँ पर जर्मन टूरिस्ट रिसोर्ट में नहीं होते तो हमारे लिए सिचुएशन कुछ अलग होती, यानी यहाँ पर टूरिस्ट का रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कवर होगा। यह बात जब ईथन मोसाद के डायरेक्टर बारेक को बताता है तो वो ये सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है और वो कहता है, हमारे हाईली ट्रेन लोग वहां पर एक होटल बिजनेस चलाएंगे। पर आरी फिर भी रिसोर्ट में टूरिस्ट का आना जाना चालू रखता है और एक के बाद एक कई सारे सक्सेसफुल मिशन पूरे करता है। आरी 1980 से 1981 तक 17 बार ऐसे मिशन को पूरा करता है और इन मिशन में वो तकरीबन 3640 अफ्रीकन यहूदियों को इजराइल तक भेज देता है। सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है, तभी एक रात कर्नल अब्देल रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाता है और वहां रह रहे लोगों को मारकर कैंप से निकालता है। आगे उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके कर्नल अब्देल उनसे पूछता है, कुछ दिनों से कैंप से लोग अचानक गायब हो रहे और मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ से कहाँ जा रहे और उन्हें कौन ले जा रहा है। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी कर्नल अब्देल से कहता है, आप लोग जिसे ढूंढ रहे हो उस आदमी का नाम कबेड है। आगे वाल्टन अपने लोगों के साथ गेडारिफ रिफ्यूजी कैंप में जाता है तो वाल्टन वहां पर देखता है कि वहां पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। कर्नल अब्देल ने कल रात जो कैंप में रह रहे लोगों के साथ किया वो वाल्टन को पता चल चुका था। यह सब देखकर वाल्टन आरी से मिलने रेड सी डाइविंग रिसोर्ट पर जाता है और वाल्टन आरी से मिलकर कहता है, यूएस गवर्नमेंट एम्बेसी स्टाफ को सूडान से वापस बुलाने के लिए कार्गो प्लेन भेज रही है क्योंकि सूडान की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। रिफ्यूजी कैंप का इशू भी चल रहा है, अचानक रिफ्यूजी कहीं गायब हो रहे। सूडान गवर्नमेंट को यूएन से हर रिफ्यूजी के पैसे मिलते थे और अगर रिफ्यूजी गायब होते हैं तो इसमें सूडान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए अब कर्नल अब्देल किसी कबेड नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। वाल्टन यहाँ पर आरी को वार्न करने ही आया था कि जो मिशन वो पूरा कर रहे थे उसकी भनक कर्नल अब्देल को लग चुकी है। आगे आरी रेस्टोरेंट के किचन में चला जाता है। तब आरी कहता है, वाल्टन हमें वार्न करने आया था आने वाले खतरे के बारे में। सेमी कहता है, तो हमें इस मिशन को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। आरी कहता है, 200 लोग हमारा वेट कर रहे, हम उन्हें और वेट नहीं करा सकते। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो बचे हुए रिफ्यूजी को लेने आज शाम को ही जाएंगे। आगे वो ट्रक लेकर रिफ्यूजी को लेने चले जाते हैं और तब कबेड रिफ्यूजी के साथ आरी का वेट कर रहा होता है। आरी कबेड से मिलता है और आरी उसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी जेरूसलम चले जाना चाहिए क्योंकि सूडान की गवर्नमेंट को तुम्हारा नाम पता चल चुका है। तब कबेड वहाँ से जाने से मना कर देता है और वो कहता है, अभी भी बहुत से लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे, मैं उनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। उसके बाद आरी की टीम अफ्रीकी यहूदियों को लेकर रिसोर्ट तक पहुंचती है और देर रात आरी की टीम रिफ्यूजी को नेवी सील की बोट पर बिठा रही होती है। मैक्स भी दूर एक चट्टान पर बैठकर सभी पर नजर रख रहा था। तभी मैक्स की नजर पड़ती है कि दूर से कुछ आर्मी जीप्स उनकी तरफ बढ़ रही थी। मैक्स इस बात की जानकारी आरी को देता है। तब आरी सभी लोगों को बोट में जल्दी जल्दी बैठने को कहता है। तब आर्मी जीप से लोग समुद्र किनारे लोगों को देखकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसी दौरान नेवी के कमांडो को गोली लग जाती है और जीप तेजी से गोलियां चलाती हुई उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तब सेमी नेवी सील के कमांडो के ब्लड को बंद करके उस पर पट्टी बांधता है और आरी की टीम नेवी सील के घायल कमांडो को भी बोट पर बिठा देती है और वहां से उन बोट को रवाना कर देते हैं और आरी और सेमी वहीं एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाते हैं।
तब सूडान आर्मी के लोग बोट्स पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। तब नेवी सील कमांडो मोसाद हेडक्वार्टर से पूछते हैं, हम पर गोलियां चलाई जा रही है, क्या हम उन पर काउंटर अटैक कर सकते हैं? तब मोसाद डायरेक्टर बारेक काउंटर अटैक करने से साफ मना कर देता है। जब बोट्स थोड़ी दूरी पर चली जाती है तो आरी उठता है और वो सेमी को उसको फॉलो करने के लिए कहता है। आरी खड़ा होकर सूडान के शोल्डर के सामने हाथ ऊपर कर देता है और आरी सूडान के शोल्डर से कहता है, आप लोग गोलियां क्यों चला रहे हो? पर सोल्जर आरी की कोई भी बात नहीं सुनते और वो सेमी और आरी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर रिफ्यूजी कैंप में कबेट को कर्नल अब्देल के आदमी ढूंढकर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आरी और सेमी रात जेल में बिताते हैं। आगे सेल में सेमी आरी पर अपनी भड़ास निकालता है। सेमी आरी से कहता है, मैंने तुम्हें मना करा था कि कुछ समय के लिए तुम इस मिशन को रोक दो, तुम सबको मरवाना चाहते हो, अब हम सब मारे जाएंगे। तब आरी और सेमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सेमी आरी को एक पंच मारता है। उधर सेमी और आरी को बचाने के लिए रेचल सूडान में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तब रेचल गार्ड से कहती है, ठीक है, आप गेट को ओपन कर दीजिए, मैं गाड़ी अंदर से घुमाकर ले आऊंगी। ये सुनकर गार्ड गेट को ओपन करवा देता है। तब रेचल अंदर जाकर गाड़ी को रोककर मिनिस्टर की बिल्डिंग में जाने की कोशिश करती है। गार्ड रेचल को रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर रेचल टूरिज्म मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। आगे रेचल मिनिस्टर को लेकर उस जेल में जाती है जहां पर आरी और सेमी कैद थे और मिनिस्टर के कहने पर उन दोनों को रिहा कर दिया जाता है और रेचल उन दोनों को लेकर रेड सी डाइविंग रिसोर्ट में पहुंच जाती है। तो वहां पर ईथन भी मौजूद था और वो उन दोनों का पहले से इंतजार कर रहा था। उसके बाद ईथन आरी को लेकर एक कमरे में जाता है उससे बात करने और ईथन आरी से कहता है, तुम्हारी गलतियों की वजह से कल एक वॉर ब्रेक हो जाता इजराइल और सूडान के बीच में। सूडान की हालत काफी खराब है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ यहाँ से निकलने के लिए। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरी, सेमी, मैक्स और जैक कबेट से मिलने रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं। तो कबेट उन्हें वहाँ पर जख्मी हालत में मिलता है। कबेट आरी को बताता है, कुछ अफ्रीकन यहूदी लोग यहाँ पर और आए हैं, वो लोग नदी किनारे छुपे हुए हैं, तुम उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो। आरी कबेट से कहता है, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तब कबेट मना करता है और कहता है, जब तक उन रिफ्यूजी की मदद नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद आरी डिसाइड करता है कि जो आखिरी बैच रिफ्यूजी का मौजूद है उन्हें वो जेरूसलम अपने साथ लेकर जाएगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल अब्देल रेड सी डाइविंग रिसोर्ट में खाना खाने आया होता है और वहां पर उसके आदमी भी मौजूद होते हैं और तभी आरी अपने ट्रक को लेकर रिसोर्ट में आ जाता है। कर्नल अब्देल आरी से मिलता है और वो अपने आदमियों से ट्रक को चेक करवाने को कहता है। कर्नल अब्देल के आदमी ट्रक को चेक करते हैं तो उन्हें ट्रक में कोई भी नहीं मिलता। आगे कर्नल अब्देल रिसोर्ट में बैठकर डिनर करने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स रिफ्यूजी को लेकर दूसरे रास्ते से रिसोर्ट तक पहुंच गया था। मैक्स किसी तरह से सभी रिफ्यूजी को रिसोर्ट में ही बने एक कमरे में छिपवा देता है। आगे आरी कर्नल से पूछता है, आप शायद यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब कर्नल कहता है, हम सिर्फ यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सभी रिफ्यूजी को मैक्स ने जिस कमरे के अंदर छिपवाया था वहाँ पर कर्नल अब्देल का एक गार्ड आ जाता है। तभी उसके पीछे से आकर रेचल उस पर हमला करती है और उसे वहीं पर मार देती है। रेचल के पीछे पीछे सेमी और मैक्स भी वहां पर आ जाते हैं। तब सेमी उसी रूम में रुकता है और रेचल और मैक्स वापस रेस्टोरेंट एरिया में चले जाते हैं। आगे कर्नल अब्देल आरी से बात कर रहा होता है। तब कर्नल अब्देल वेट्रेस को पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। तब आरी टेबल से एक चाकू उठाकर कर्नल अब्देल की गर्दन पर अड़ा देता है। तब कर्नल आरी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तब आरी कहता है, मैं बस यहाँ पर शांति चाहता हूँ, और ऐसा कहकर आरी चाकू नीचे कर लेता है। तभी अब्देल के आदमी आरी पर गन बट से हमला करते हैं। कर्नल अब्देल कहता है, मुझे अभी कोई भूख नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। कर्नल अब्देल के जाने के बाद आरी सभी से कहता है, कर्नल अब्देल वापस यहाँ पर आएगा अपने और आदमी लेकर। इस पर रेचल कहती है, खासकर जब उसे पता चलेगा कि उसका एक आदमी गायब है। तब आरी को पता चलता है कि रेचल ने कर्नल अब्देल के एक आदमी को मार दिया है और वो समझ जाता है कि उन्हें एक दिन के अंदर ही यहाँ से भागना पड़ेगा। तब आरी तुरंत अमेरिकन एम्बेसी में जाता है और वहाँ CIA के आदमी वॉल्टन से मिलता है और आरी सीधा सीधा वॉल्टन को बताता है, मैं इजरायली गवर्नमेंट से हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है 400 रिफ्यूजी को जेरूसलम पहुंचाने के लिए। तभी फोन आता है। तब आरी वॉल्टन से कहता है, अगर आज तुमने मेरी मदद की तो तुम हमेशा याद रखे जाओगे, नहीं तो तुम्हें हमेशा शर्मिंदगी महसूस होगी। उसके बाद आरी वापस रिसोर्ट पहुंच जाता है
और आरी रिसोर्ट के लोगों को इकट्ठा करता है और आरी उन्हें 2 ट्रक और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बस में बिठाकर वहां से निकल जाता है। उधर कर्नल अब्देल को पता चलता है कि उसका एक आदमी गायब है। तब कर्नल अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर रेड सी रिसोर्ट की तरफ निकल जाता है। आरी भी रिफ्यूजी को 2 ट्रक और बस में बैठाकर वहां से निकल चुके थे और रेचल बस चला रही होती है और रेचल पूछती है आखिर हम लोग जा कहाँ रहे। आरी कहता है हम यहीं बने एक पुराने ब्रिटिश एयरफील्ड में जा रहे। आगे वो लोग एयरफील्ड में पहुंच जाते हैं तो उस एयरफील्ड की हालत काफी खस्ता होती है। तब आरी और सेमी किसी तरह से एयर स्ट्रिप पर मार्किंग लाइट लगा रहे होते हैं और मैक्स ऊपर जाकर एयरफील्ड की लाइट को जला देता है और वो सभी लोग कार्गो प्लेन के आने का वेट करने लगते हैं। तब मैक्स देखता है कि एक मिलिट्री का काफिला उनसे तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। मैक्स ये इन्फॉर्मेशन आरी और बाकी सभी को देता है। तब रेचल कहती है हमें रिफ्यूजी को वापस बस में बिठाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब कबेट कहता है ध्यान से सुनो मुझे कोई आवाज आ रही है। तब वो लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रनवे पर एक कार्गो प्लेन आ रहा होता है और रनवे के पास आते ही प्लेन अपनी लाइट जलाता है। कर्नल अब्देल कार्गो प्लेन को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। प्लेन के रुकने के बाद आरी सभी रिफ्यूजी को इकट्ठा करता है और प्लेन में चढ़ाने लगता है। वॉल्टन भी उस कार्गो प्लेन में मौजूद होता है। तभी प्लेन का पायलट आकर कहता है इस प्लेन में सिर्फ 228 लोगों की जगह है। तब आरी कहता है लेकिन हमारे पास तो 400 रिफ्यूजी है, अगर इनमें से कोई पीछे रह गया तो सूडान आर्मी वाले इन्हें मार देंगे। तभी आके आकर सेमी कहता है अगर हमें वजन घटाना है और जगह बनानी है तो हम इनकी सीटें निकाल देते हैं और आरी और सेमी मिलकर प्लेन में लगी सारी सीटें उखाड़कर बाहर फेंकने लगते हैं। जैसे जैसे जगह होती जाती है वैसे वैसे रिफ्यूजी प्लेन के अंदर आते जाते हैं। अब सभी रिफ्यूजी के साथ साथ आरी की पूरी टीम भी प्लेन के अंदर आ चुकी थी और प्लेन अब पूरी तरह से टेक ऑफ होने के लिए तैयार था। तभी कर्नल अब्देल की गाड़ियां भी उस जगह पर पहुंच जाती है और वो गाड़ियां प्लेन पर गोलियां चलाने लगती है। पायलट प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर चला रहा होता है और पीछे से शटर बंद कर रहा होता है और आर्मी की गाड़ियां लगातार प्लेन पर गन फायर कर रही होती है और प्लेन का पीछा कर रही होती है। रनवे के बीचों बीच एक पेड़ भी होता है। आरी को उसी की चिंता लगी होती है। तब आरी पायलट को प्लेन टेक ऑफ करने के लिए कहता है। उस पेड़ की चिंता ना करते हुए प्लेन टेक ऑफ होता है और उस पेड़ से टकराते हुए प्लेन हवा में पहुंच जाता है और पेड़ के कारण प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता। ये देखकर कर्नल अब्देल गुस्से में हवा में फायरिंग करने लगता है। उसके बाद हमें मूवी में दिखाते हैं कि वो पूरा प्लेन अफ्रीकन यहूदी लोगों से भरा हुआ था और आरी और उनके पूरी टीम भी काफी इमोशनल होती है उनके आखिरी मिशन की सक्सेस को लेकर। आगे आरी प्लेन में बैठा होता है और वो अपनी जेब से चिट्ठी निकालता है। ये वही चिट्ठी थी जो आरी की वाइफ ने उसे भेजी थी। आरी देखता है तो उस एनवलप में उसकी बेटी माया की बनाई हुई पेंटिंग होती है और इस बार आरी की बेटी ने उसकी फैमिली पेंटिंग में उसके पिता को ही बनाया था। ये देखकर आरी खुश होता है कि फाइनली वो अपने फैमिली से मिलने जा रहा है। अगले दिन वो प्लेन इजराइल एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एयरपोर्ट पर खुद मोसाद के डायरेक्टर बारेक आए हुए होते हैं। बारेक और इथन वॉल्टन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आगे आरी कबेट को लेकर कार्गो प्लेन से नीचे उतरता है। तब कबेट कहता है अभी भी हजारों इथोपियन यहूदी लोग इथोपिया में फंसे हैं। ये सुनकर आरी कहता है हम उन्हें भी लेने जाएंगे। आगे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल मिशन था जब 1.5 लाख अफ्रीकन यहूदी लोगों को जेरूसलम लेकर आया गया था। मूवी के एंड में हमें कुछ ओरिजिनल वीडियो भी दिखाए जाते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।